This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. 2025, variant 12, variant 14, sorry. Question number 1. Helium forms an ion. Assalamualaikum sir. बेटे वालेकुम सलाम. Helium forms an ion. Helium ये लिखा है, ठीक है. उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि 3 statement about this ion are listed. It contains 2 protons. It contains 3 neutron. और it contains 1 electron. ठीक है जी. Which statements are correct? बेटा ये हीलियम है, यहाँ 3, ये 2, ये प्लस. इसके प्रोटॉन कितने हैं? 2. इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 -1 1. इसके न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 -2 1. तो भाई पहला पॉइंट है इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन, करेक्ट. इट कंटेन्स 3 न्यूट्रॉन, गलत. सर बी आंसर है जी. इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. तो भाई इसका बी आंसर आपने कहा है. इसका आंसर बेटा बी आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है 1 2 3 4 5. तो कह रहा है एक्स एलिमेंट एक्स इज इन द पीरियड 3. इसका पीरियड 3 का है. पीरियड 3 का है और आपने ग्रुप निकालना है. पीरियड 3 का है, आपने ग्रुप निकालना है. एलिमेंट खुद ब खुद निकल जाएगा. सर तो 2 है. मैग्नीशियम सर. अच्छा देखिए यहाँ पे बिग जंप आ रही है, बिग जंप आ रही है, ठीक है. तो बिग जंप का मतलब है ये ग्रुप 2 है. तो ग्रुप 2 पीरियड 3. तो ग्रुप 2 पीरियड 3, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है. तो बी इसका आंसर सही है, मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये है मीथेन थायोल. थायो का मतलब होता है सल्फर. बर्न्स एज शोन. A sample of 10 cm³ of methane thiol gas was reacted with 60 cm³ of oxygen. Both samples were measured at room conditions. What would be the volume, final volume of the resultant mixture of the gases measured at room temperature? अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है CH3 SH और ये है O2. मेरा बेटा जरा गौर से देखना, ये है O2. इससे बन रही है गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. रूम कंडीशन इसने 3 दफा लिखा है, इसका मतलब है वाटर लिक्विड होगा. तो इसको लिया है आपने 10 cm³, इसको लिया है 60. तो 1:3 का रेशो है. तो अगर ये 10 है तो ये 30 कंज्यूम होगा. एक मिनट सर, दोबारा समझ नहीं आया. देखिए 1:3 का रेशो दिख रहा है ना इक्वेशन में आपको. सही है. तो 10 का मतलब है 30 रिक्वायर्ड है. तो रिमेनिंग 30 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा. बोलिए, बात समझ आई? नहीं सर, 10-30 वाली बात समझ नहीं आई. अरे मेरा बच्चा, इधर 1:3 का रेशो है ना. हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन 10-30 का क्या सीन? तो 10 के लिए 30 चाहिए होगा ना. 1:3 का रेशो है तो 10 के लिए 30 चाहिए. ठीक है, समझ गया. तो रिमेनिंग 30 होगा, प्रोड्यूस 10 होगा. तो टोटल कितना हो रहा है ये सब, गिनो जरा. 50 हो रहा है. 50. तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा. अब अगला है नंबर 4. सोल्यूशन कंटेनिंग 4.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड. सर इसका सेकंड पार्ट वापस समझा देंगे ऊपर वाले का. हाँ बेटा, मैं सेकंड पॉइंट में दोबारा पूरे सवाल समझा रहा हूँ.
देखिए इसका रेशियो है 1:3 का, तो इसने 10 लिया है तो 10 के लिए 30 चाहिए होगा। 10 कंज्यूम हो गया, 30 कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग ये 30 बच गया। तो अब इसमें 1:1 का रेशियो, तो इसका मतलब है ये 10 प्रोड्यूस हुआ होगा, ये 10 प्रोड्यूस होगा। तो आफ्टर द रिएक्शन यू हैव 30, 40, 50 cm3। बुरहान बात समझ आ गई बेटे? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कह रहा सोल्यूशन कंटेनिंग 4.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड is exactly neutralized by 25 cm cube of sodium hydroxide. The acid has one COOH in each molecule. What is the empirical formula of the acid? अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप निकालेंगे कि इसके मोल कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो मोल इज इक्वल टू CV/1000 2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो बेटा कितना आ रहा है? सर 0.05। 0.05। आपने कहा 0.05, 0.05 मोल। तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड के देखें एक COOH है, तो इसका मतलब ये हुआ COOH और NaOH के दरमियान रेशियो कितना हुआ? 1:1। बेटा आप बाद में पूछोगे, इससे पहले अभी पूछ लो अगर समझ नहीं आया। जी सर, वापसी समझा दो। समझ आ गया बेटे? सर वापसी एक्सप्लेन कर दो। बेटा आपने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल लिए, उसने कहा एक COOH है, तो इसका क्या मतलब है? मोल रेशियो क्या हुआ है बेटा? मोल रेशियो 1:1 हुआ ना? 1:1 हुआ है, हाँ। 1:1 हुआ, इसका मतलब है COOH RCOOH के मोल कितने हुए? 0.05 मोल। अब आपको ग्राम दिया हुआ है 4.4 ग्राम, सही है। आपको मोल भी मालूम है, आप MR निकाल लेंगे। तो MR इज इक्वल टू, सर हमें कैसे पता चला 1:1 का रेशो है? बेटा ये लिखा है एक COOH मॉलिक्यूल है ना, तो एक COOH है तो एक NaOH चाहिए होगा ना, ठीक है, ओके। तो 1:1 का रेशियो हो गया। बोलिए बेटा मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अब आपने इसका MR निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम ओवर MR, तो MR का फॉर्मूला होगा ग्राम ओवर मोल। तो ग्राम दिया हुआ है 4.4, मोल आपने निकाला 0.05। बताइए कितना आएगा? सर 88 आ रहा है। 88 आ रहे हैं। अब आप A का निकालें, MR कितना आ रहा है? मेरा बच्चा 30। 30 आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका MR कितना आ रहा है? 44। 44। याद रखिएगा ये आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने MR निकाला है। अगर कोई भी आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब होगा मल्टीपल ऑफ, यानी जो भी ऑप्शन है उसका मल्टीपल हो जाएगा MR। इसका बताएं क्या होगा बेटा? सर इसका तो 88 प्लस आ रहा है, आंसर इसका डी होगा। इसका कितना, इसका C का R कितना रहा है बेटे? 86। 86 आ रहा है। ठीक है जी, इसका बताओ बेटा MR कितना आ रहा है? सर बी होगा ना आंसर? हाँ बेटा अभी हम फैसला कर लेते हैं। बताइएगा D का 88 आंसर क्या सर। है? कितना आ रहा है D का? 88। D का आंसर 88 आ रहा है। जी सर, डी का 88 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 88 आंसर होगा। लेकिन आप मुझे जरा चेक करके बताइए, क्या 88 इंपेरिकल फॉर्मूला सही लिखा है?
नहीं। ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, तो 88 होके आने के बावजूद भी इसे रिजेक्ट किया। नॉट इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसमें अगर आप तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी में भी 88 आ रहा है। बी। बी इसका मतलब है बी ही आंसर सही हुआ, क्योंकि आपको मालूम है ना बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो। 88 को मैंने होने के बावजूद डी को कैंसिल किया क्योंकि डी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है, जबकि इसने कहा ही इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच सेट डू ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव ऑल देयर एटम्स इन वन प्लेन। बेटा वन प्लेन जब भी आ जाए आपको मैंने एक लफ्ज याद कराया था, कौन सा बेली था बोले? बोलो बेटा मैंने आपको एक बेली याद कराया था ना, वर्ड बेली क्या था? सर ट्राई ट्राई बेली कुछ था ना। ट्राई बेली करके कुछ था, इसका मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ये lie on the same plane, bent lie on the same plane, linear lie on the same plane। क्या मतलब? sp bent का मतलब है sp3, ट्राइगोनल प्लेन का मतलब है sp2। चलिए पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है AlCl3, ये आ गया AlCl3। बताएं ये ट्राइगोनल प्लेनर है? जी सर। तो मैंने लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसको टिक किया। अगला है जहां जहां ट्राइगोनल प्लेनर, अब आ जाइए BF3, ये रहा B, ये रहा F3। बताइए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, BF3 BF3। अब आ जाइए PH3, बेटा ये पिरामिड हो गया, पिरामिडल। पिरामिडल तो पिरामिडल नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है लीनियर, तो बेटा लीनियर होता है। अब आ जाइए NH3, NH3 फिर पिरामिडल, पिरामिडल नहीं होता बेटा NH3, जहां जहां लिखा है कैंसिल। अब आ जाइए C2H4, C2H4 C2H4 बेटा प्लेनर, ये भी प्लेनर। अब आ जाइए C3H6, C3H6 बेटा ये टेट्राहेड्रल है, ये कार्बन टेट्राहीड्रल है, तो लिहाजा ये आंसर हो गया गलत। C3H6 गलत हो गया बेटा। तो C2H4 हम सही कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें सही कर हम चुके मिडिल हैं। कार्बन नहीं देखेंगे? क्या बेटा दोबारा बोलो? बाकी कार्बन तो ये प्लेनर है ना। जी मिडिल नहीं देखेंगे हम, मिडिल कार्बन। बाकी 2 प्लेनर है, एक तो टेट्राहेड्रल है ना, तो ऑल एटम का है उसने। ओके। ठीक है, ऑल लिखा है, ऑल देयर एटम्स हैव ऑल देयर एटम्स। अब वाटर आ जाइए, वाटर, वाटर बेंट है, वाटर बेंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है। सर C2 जी बेटा प्लेनर है। सर ट्राई बेली का मतलब है कि तीनों होने चाहिए। तीनों होना चाहिए, इस लिहाज से डी आंसर सही है। ठीक है सर। यकीन मान लें, ये मैंने आपको 1000 दफा तो कराया होगा और बार बार ये आ रहा है, मेरे ख्याल में आप तो फौरन करना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिटेल करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द डायग्राम शो द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइन। ठीक है, आइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। आपको मालूम है ना, ट्रिपल बॉन्ड पे sp होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे sp होता है, सिंगल बॉन्ड पे sp3 होता है। तो इसमें sp3 और sp है, तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ बेटा? 6 का बी। जी सर। एक बार वापस सर, एक बार वापस सर। सर एक बार वो क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देंगे आप, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये ले देखिए बुरहान, 6 को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ट्रिपल बॉन्ड पे sp होता है, डबल बॉन्ड पे sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड पे sp3 होता है। तो इसमें हो गया। सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 sp ओनली। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेटा इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर वैंडरवॉल हो सकती है। तो बताइए अब आप इसको देख के कौन सा आंसर कह सकते हैं? डी। डी आंसर कह सकते हैं। डी है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2 बट नॉट इन H2। सिर्फ एक जुमले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपने आंसर निकाल लिया, डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 गौर से सुनिएगा। सर ए क्यों नहीं हो सकता? ए क्यों नहीं हो सकता? द बॉन्ड एंगल, बताइए बॉन्ड एंगल का ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट से है। सर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इज ग्रेट। बताइए, मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूँ, बताइए जब आप किसी भी चीज को बॉयल करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है? OH बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है? हाइड्रोजन। तो फिर इसका मतलब है बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, बॉन्ड OH का बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, तो बॉन्ड एनर्जी का क्या ताल्लुक है बेटा? बेटा अगर आपको समझ में आ जाए तो बात बोल दिया करें, चीजें समझ आ रही है, वरना मेरी ये 1.5 जी घंटे सर, ये समझ आ बहुत गया। लंबी क्लास हो जाती है आपके इन सबके। ठीक है, अच्छा, विच रो डिस्क्राइब, मैं आज आपको, मुझे याद दिलाइएगा क्लास के बाद, मैं आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल के अलावा भी एक रूल है, वो मैं आपको करा दूंगा। पेपर 1 का बेस्ट मेथड होगा हाइब्रिडाइजेशन लिखने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रॉ डिस्क्राइब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए बेटा SiO2 एक सिलिकॉन 4 के साथ और एक ऑक्सीजन 2 के साथ। तो बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नॉन कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। जाइंट कोवेलेंट, देखें सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं, ये देखें, तो जाइंट है, जाइंट। तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना चुके हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। बेटा लिक्विड स्टेट का मतलब है मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। तो बेटा ना मोल्टन स्टेट में इसमें फ्री आइंस हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इसमें नहीं होगा कंडक्टिविटी। ना ये लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड का मतलब मोल्टन, ना ये सॉलिड स्टेट में होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं।
बताइए ये जाइंट है, जाइंट है, बताइए क्या ये सॉल्युबल होगा? नहीं। जी सर। नहीं सर। कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इस लिहाज से इसका आंसर ए होना चाहिए, दोनों सही हैं भाई। अगर ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर जाइंट कोवलेंट है तो ये सॉल्युबल कैसे हो सकता है? अब आ रहा है आपका टेक्निकल क्वेश्चन। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% मार्क्स दे देंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% मार्क्स दे देंगे। अब देखिए डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालना है। बताइए आपको फॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है? फॉर्मेशन गिवन है ना, तो इसमें हम वो करेंगे ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माइनस हाँ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सही है। प्रोडक्ट में है इसका 4H3PO4 माइनस P4O10 6H2O। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 4 माइनस 1279, एक माइनस के साइन से आंसर गलत आ जाएगा आपका, -3012 प्लस 6 वाटर है -286। बोलिए बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आ रहा है -5116। बेटा मुझे आंसर बता देंगे? इसका आ रहा है -4728। इसका आ रहा है -388 किलो जूल पर मोल। आंसर आ गया बी, -388 किलो जूल पर मोल। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, in an experiment to measure the enthalpy change of neutralization of hydrochloric acid 20 cm cube of HCl। ये देखें 20 cm cube HCl है। अच्छा, negligible heat capacity 20 cm cube of sample aqueous sodium hydroxide, इसके भी मोल 0.4 है और टेम्परेचर राइज हुआ है 15 केल्विन। तो बेटा Q निकालेंगे। Q बताइए, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। बताएं मास कितना लूंगा बेटा? 20। 20 प्लस 20, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 20 है, ये देखें, और HCl भी 20 है, तो टोटल मिला के 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। C की वैल्यू 4.2 लेनी है, डेल्टा T 15 ले लिया। खुदा का वास्ता है केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट ना करना, सेल्सियस से केल्विन में भी नहीं करना। बोलो बेटा क्या आएगा आपके पास आंसर? सर वो उन्होंने ऐसे ही खुला हुआ लिखा है तो सर सी आएगा ना आंसर। अच्छा समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे। सर सेल्सियस से केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं करेंगे? कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना, ना सेल्सियस ना केल्विन को सेल्सियस, ना सेल्सियस को केल्विन, कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास जूल में आ गया। अब आपने अगले स्टेप में इसको 1000 से डिवाइड करना है। सर नहीं, वो उन्होंने जूल्स में ही दिया है, वो किलो जूल नहीं दिया। किलो जूल नहीं किया तो भाई ये ड्रामा नहीं करो भाई। अब इसके मोल निकालने हैं। बताइए किसके मोल लूं मैं? दोनों के बराबर ही मोल हैं तो कोई सा भी ले लेंगे। बताइए कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? ए बी सी आंसर है। सी आपको लग रहा है? सर तो जी मोल बेटा। क्यों नहीं प्लस हो गया, मुझे वो समझ नहीं आया। बेटा याद रखिएगा किलो जूल पर मोल होता है, यानी एक मोल के हिसाब से, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल लेते हैं। तो बताइए HCl लिमिटिंग है या NaOH? दोनों इक्वल है सर। दोनों इक्वल है तो कोई सा भी ले लीजिए। सर मैं 20+20 क्यों क्या था? बेटा हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए होता है, किसी भी रिएक्शन का टोटल वॉल्यूम, ठीक है? जी ठीक। अगर पानी का ग्राम दिया होगा तो पानी का ग्राम रख लें, अगर
HCl लिया हुआ है, NaOH दोनों को मिलाया है, तो दोनों का वॉल्यूम लिख लें। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है, तो ग्राम और cm³ सेम होगा। ठीक है सर। चलो मेरा बेटा, अब आया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, इसको गौर से देखिएगा। ये कह रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट रिएक्ट विद आयरन इथेनोएट। ये सारे पुराने क्वेश्चन है बेटे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन टू इथेन डायोएट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। इसको 1 करना है, ठीक है, और आयरन इथेनोएट के साथ इसको रिएक्ट करना है। आयरन इथेनोएट को बताइए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? नहीं सर, एक में एक है, एक में दो है। एक में एक है, एक में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, जी सर। अच्छा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सर 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। नहीं, इधर इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। हमें फायदा क्या होगा? क्या ये दोनों इक्वेशन ऐड हो रही हैं? बेटा अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ना, जी सर, ऐड होनी है। ये दोनों ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही है ना। जब सब्ट्रैक्ट होती है तो मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को बराबर नहीं करेंगे। आइए इसको ऐड कर लें, ये बन जाएगा आयरन 2+। सर ऐड का कैसे पता चल रहा है? बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हैं। जी बोलिए, सर। मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे है? जी सर। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे है, एक 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा बच्चा ये दोनों ऐड होंगे। अब आपके ठीक है पास सर। 2 इक्वेशन आ गई बेटा, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब बताइए क्या इनके इलेक्ट्रॉन दोनों एक साइड पे? नहीं सर, दोनों अपोजिट साइड पे। नहीं। दोनों अपोजिट साइड पे है। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? दोनों अपोजिट साइड पे। आपने ये कह दिया ये दोनों अपोजिट साइड पे। अब आप मुझे बताइए, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं सर, करने पड़ेंगे। इनके दोनों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो बताइए इसको क्या करना पड़ेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं? सर मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। बेटा देखो, इसको तो तुम्हें चेंज नहीं करना 1 को, क्योंकि इधर 1 मोल उसने पूछा हुआ है। अब तो मुझे बताओ 2 को क्या करो कि इसके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं? अगर तुम लोग चुप रहोगे ना तो सीख नहीं सकोगे। सर या तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं, या तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, जबकि ये 5 है। अबे तो भाई फिर तो 2 ऐड कॉमन। करेंगे। ओ भाई मेरे बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। इसने बोला है 1 मोल ये होना चाहिए, तो इसको तो 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 3 को क्या करूं कि ये 5 हो जाए? अबे कितना शाबाश बुरहान, बेहतरीन। मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, 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 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही सर। अब बताओ, ये 5/3 इसका पूछ रहा है इसने, इसका बताओ 5/3 किसके बराबर होता है? वन 1.67। 1.67 B इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं मालूम कि इससे कोई दूसरा मेथड, मुझे तो सबसे आसान यही मेथड लगता है। क्या आपको समझ आया? क्या मैं दोबारा समझाऊं? नहीं सर, आ गया आ सर। गया सर। देखो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, छोड़ के आ जाओ, ये तरीका है बस। तुमने देखो ये ऐड कर दिए, क्यों ऐड कर लिया?
क्यों ऐड कर लिया मेरा बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड पे थे और उसने वैसे भी आयरन इथेनोएट का पूछा है। ये आयरन है, ये इथेनोएट, ये दोनों मिलेंगे तो आयरन इथेनोएट बनेगा। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। तो 5/3 इज 1.67। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। आपसे कह रहा है कि 4 मोल, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए इनिशियल मोल गिवन है, इक्लोबीरियम मोल गिवन है या दोनों गिवन है? सर दोनों गिवन है। दोनों गिवन है, इसका मतलब है आइस टेबल बनेगा ही बनेगा। ये आ गया, देखिए बेटा। सर लेकिन आइस टेबल में तो टाइम लगता है, उससे कोई शॉर्टर मेथड है? देखिए अभी आपको मैं, देखिए इस अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो कुछ सही करें कुछ गलत करें, या एटलीस्ट 30 सही करें। अगर आप 30 सही क्वेश्चन करके आते हैं आपका ए आ जाएगा, आपको भी पता है। तो लिहाजा अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो लगा के सही कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो पहले ऑर्गेनिक कर लें। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ दें, आगे बढ़िए, बाद में कर लें इसको। देखिए बेटा जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। आइस टेबल, इनिशियल अमाउंट, इक्लोबीरियम, सॉरी चेंज, इक्लोबीरियम। देखिए इसने इसके 4 मोल लिए। देखिए 1 dm³ लिखा है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन मोल एक ही है। ये देखिए 0, ये देखिए 0। यहाँ आपने लिखा 2x, यहाँ लिखा 2x, यहाँ लिखा x, ये माइनस ये प्लस। जैनब देखो कितनी जल्दी हो रहा है। ऑक्सीजन 0.8, तो बताओ x की वैल्यू 0.8 आ गई है बेटा। जी सर। तो इसका मतलब है ये 1.6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। बताना 4 माइनस 1.6 कितना होगा? 2.4। 2.4। इसका मतलब है इसका केसी का फॉर्मूला बनेगा 1.6 का स्क्वायर 0.8 डिवाइडेड बाय 2.4 का स्क्वायर। बोलो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर डी। सर डी। डी ऑप्शन सही आ रहा है, शाबाश। इसका डी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये कह रहा है 1 पार्टिकल ऑफ x reacts with 1 particle of y in a single step reaction to produce 2 particle of z. The reaction is exothermic and reversible. इसका मतलब है ये एक्सो बैकवर्ड एंडो। बेटा मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। आप कह रहा है 3 स्टेटमेंट दे रहा है, उससे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? पहला कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। बताइए क्या ये सही होगा बेटा? जी सर। बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, एक्सो की गौर से सुनिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है। बताइए एक्सो का मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो बताइए इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बैकवर्ड की ज्यादा होना चाहिए, एंडो की ज्यादा होती है। अरे मेरा बच्चा, मैं अपने टाइम निकाल के आपको करा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे बोलें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। जी देखो एक्सो का मतलब है, जब भी एक्सो है, एक्सो का मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेस होगी, और बैकवर्ड एंडो है, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी।
हमेशा एक्सो की कम होती है, एंडो की ज्यादा होती है। तो इक्वल केस, Yes, sir. क्या बेटा दोबारा बोलना, कुछ पूछ रहे हो बेटा? नहीं सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एट इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन वन पार्टिकल ऑफ एक्स एंड one particle of y is equal to the frequency of collision between two particle of z। बताइए क्या ये जुमला सही है? जी सर। अच्छा बात सुनिए, कोलिजन का ताल्लुक तो कॉन्सेंट्रेशन से होता है। क्या आपको इसने कॉन्सेंट्रेशन बताई है? नहीं। नहीं सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देखें, एट इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन वन पार्टिकल ऑफ एक्स एंड वन पार्टिकल ऑफ वाई इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन पूछ रहा है। क्या इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी? नहीं सर। तो फिर ये कैसे बराबर हो सकता है? बेटा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। बेटा कोलिजन, हम ये कहे कि कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बेटा। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, इफेक्टिव कोलिजन से बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन से या टेम्परेचर से। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी एक सेम क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल एक पार्टिकल से नहीं होता, तो भाई ये 2 भी गलत हो गया। अब थर्ड है, एट इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन वन पार्टिकल ऑफ एक्स एंड वन पार्टिकल ऑफ वाई इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब कुछ बेहतर लग रहा है ये जुमला, अब ये बेहतर जुमला लग रहा है क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन की बात है। बेटा आपको मालूम है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इफेक्टिव कोलिजन वन पार्टिकल रेट ही तो है। इस लिहाज से ये 3 सही हुआ है, डी ऑप्शन 13 का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, when two aqueous solution are mixed, the reaction between them is very slow. An effective catalyst is added to the mixture without any change in temperature. Which statement about this catalyst is correct? तो पहला जो गौर से सुनिएगा, आपने क्या किया है, 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया है, रिएक्शन बहुत स्लो था, आपने कैटलिस्ट डाल दिया। अब कैटलिस्ट की कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? पहला पॉइंट है इट इंक्रीजेस द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल। बताइए ये एनर्जी, एवरेज एनर्जी बढ़ाता है या थ्रेशोल्ड को कम करता है? नहीं सर। कम कम करता है। कम करता है। ए नहीं। भाई अगर थ्रेशोल्ड आपका कम होगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपको सहीन कर देगा वो, इसका मतलब ये होगा निकम्मा बच्चा भी सहीन बन जाएगा। तो बी क्या होगा? बी में लिखा है इट चेंजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स। बताइए क्या कैटलिस्ट से ग्राफ की शक्ल चेंज होती है? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा? ये भी गलत हो गया। सर डी होगा ना? आप कह रही है डी इसका होगा, इसको देख लेते हैं। इट अलाउज अ ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू रिएक्ट पर यूनिट टाइम। बताइए क्या कैटलिस्ट पार्टिकल्स की थ्रेशोल्ड को कम कर देता है? मोर पार्टिकल रिएक्ट करते हैं? नहीं सर, इफेक्टिव एयर रेट को बढ़ाता है। भाई रेट को बढ़ाता है ना, तो ये रेट ही तो लिखा है, ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज रेट। तो सी होगा ना सर? पता नहीं, अभी डी पढ़ना पड़ेगा। बेहतर लग रहा है ये जुमला, गलत नहीं लग रहा। अब आइए
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया। इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सर मतलब वो प्रोबेबल एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होती है? अब आप चेक करिए, क्या कैटलिस्ट डालने से मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी चेंज हुई? नहीं सर। तो ये डी गलत हुआ, तो बेस्ट आंसर सी हुआ। तो सर अगर यहाँ प्रोबेबल एनर्जी के अलावा अगर एक्टिवेशन एनर्जी लिखी हुई होती है तो फिर डी सही होता है। फिर डी सही होता। देखो, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी तो ज्यादातर पार्टिकल्स की हो। और जरूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान में ज्यादातर जाहिल लोग हैं तो हम ये कहेंगे पूरा पाकिस्तानी जाहिल है। हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल लोग जो हैं जाहिल हैं यहाँ के। लेकिन जो मुल्क डिपेंड करेगा वो इन पे करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा हो, पढ़े लिखे लोग कम है लेकिन इफेक्टिव यही है। किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस का ताल्लुक इससे होता है, इनसे नहीं होता, जाहिलों से, बेशक तादाद में ज्यादा क्यों ना हो। जैनब, मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर समझ आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 15। A mixture of gases reacts faster as its temperature increases। देखिए, पहला पूछा एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन अनचेंज। बताइए, क्या टेम्परेचर से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ताल्लुक है कोई? नहीं सर, नहीं सर। फॉल्स है। तो ए या सी में से कोई आंसर है। बेटा पहले मेरी बात गौर से सुने, उसके बाद रिप्लाई करा करें। A mixture of gases react faster as its temperature increases। भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट फास्ट हो गया, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका एक रिएक्शन है, ये आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जल्दी कवर होगी कि नहीं होगी? जल्दी होगी कवर। मैं दोबारा पूछूंगा बेटा, बताइए ये। बेटा कहाँ चले गए तुम? कहाँ अभी तुम बोले थे ना कि ये गलत होगा या सही होगा, क्या कह रहे थे बेटा? कहाँ चले गए बीमास? क्या नाम है तुम्हारा यार? जी सर हसन, बोले बोले बोले। तुम बताओ ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट फास्टर हो रहा है। रेट फास्टर हो रहा है जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये लिखा है द एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन अनचेंज। ये जुमला सही है कि गलत है? लेकिन सर आपने टेम्परेचर बोला ना, तभी मैंने बोला फॉल्स होगा, लेकिन आपने जब ग्राफ बनाया उस हिसाब से तो सही लग रहा है। यानी तुम ये कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन अनचेंज। बताओ सर एनर्जी। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है ना, रेट बढ़ रहा है तो। भाई क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज हो सकती है? नहीं सर, सिर्फ नहीं कैटलिस्ट से होती है सिर्फ ना। कैटलिस्ट से चेंज हो सकती है। जी तो सर, इसका मतलब है अनचेंज। शायद तुम सही कह रहे थे पहली बात। जी मैं यही कह रहा था, लेकिन आपने नहीं तो मेरे तुमने को मुझे कंफ्यूज कर दिया, आपने मुझे कंफ्यूज। तुमने खैर है, मुझे खैर है। देखो मेरी बात तो सुनो। मुझे अगर खाली ये सॉल्व कराना होता ना तो मैं कब बहुत जल्दी करा लेता, माइक बंद करा के। मुझे तुमसे डिस्कस करना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही करने हैं। तुमने कहा सही है गलत है, मैंने कहा भाई मुझे रीजन दो तुम। एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन अनचेंज, ये जुमला सही है तो चेंज ही नहीं होगी। वो जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट देता है कि तुम जो है ना उलझ जाओ। अब ये कह रहा है मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और अबव द एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रहेगी? नहीं, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जुमला सही है कि गलत है? सर सही है। ये जुमला सही है, बिल्कुल सही है। मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू लिखा हुआ है और अबव द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। ये जुमला बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट बन रहा है, फास्टर रेट हो रहा है, ज्यादातर पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी जब भी तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है भाई। अब तीसरा, देयर इज एन इंक्रीज
इन द रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। बताइए जब रेट फास्ट हो रहा है तो सक्सेसफुल कोलिजन भी ज्यादा होगा। जी सर। तो बेटा इस लिहाज से बी आंसर सही बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पीरियड 3 के क्लोराइड के बारे में क्वेश्चन है। द कंपाउंड वॉज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पीरियड 3 एलिमेंट है, उसका क्लोराइड है। पीरियड 3 का क्लोराइड है। पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट है आपके जहन में आने चाहिए, उनके क्लोराइड आपके जहन में आने चाहिए। पहला जुमला है एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो क्या कहा इसने? इट डिजोल्व इजीली इन वाटर टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ pH 12। ये पहला है और ये कह रहा है डिजोल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये ग्रुप 2 का या ग्रुप 1 का होगा? सर आयोनिक कंपाउंड ही डिसॉल्व होता है ना? हाँ बेटा, इसलिए। इसका मतलब है मेटल का होगा ना। क्लोराइड तो पता है आपको। सर लेकिन उनका pH 12 नहीं होता। लेकिन उनका pH जो है क्लोराइड का, आप कह रही है 12 नहीं होता, पानी में डालते हैं तो पक्की बात है। जी सर 7 या 6.5 उसकी न्यूट्रल क्यों की क्यों रेंज में होता है। क्यों? क्योंकि वो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनाएगा, ऐसे ही है ना बेटा, जी सर। या ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड, तो वो तकरीबन pH 7 होगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। pH 7 आनी चाहिए, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग में हर सूरत में एसिड बनेगा HCl। When placed in a test tube and heated in a roaring Bunsen flame, the compound melted after several minute heating। इसका मतलब है हाई ionic- मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बेटा, आयनिक बॉन्डिंग है। ये जुमला तो हमें सही लग रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन नॉट करेक्ट। ये तो ये हमें जुमला सही लग रहा है। द कंपाउंड वॉज मैग्नीशियम क्लोराइड। बताइए बेटा नहीं सर गलत है। क्यों गलत है बेटा? सर वो pH 12 नहीं देता। तो हाँ, इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से तो 12 नहीं देता, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो जाएगा फिर तो। PCl5 ये भी HCl देता है। NaCl उसकी बहुत एसिडिक होती है PCl5 की। बेटा कुछ भी कर लो, ये ए ही आंसर सही बन रहा है, बाकी सारे गलत हो रहे हैं, क्योंकि सबकी pH 12 नहीं होती है किसी की भी। तो एक ही रास्ता है बचने का, ये कह दिया जाए कि एक स्टेटमेंट गलत है। चलो बेटा 17 आप उठा के देख लो, ये सवाल कई दफा आया है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए आपके पास आज ये वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कोई और दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। पहले एक्स एक्सिस को निपटाएंगे फिर वाई एक्सिस को निपटाएंगे। बताइए अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज। तो बताइए ये मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, क्या ये अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रही है? जी सर। बताइए ये भी इंक्रीज हो रही है। बोलो बेटा ये भी इंक्रीज हो रही है, जी सर। जबकि ये गलत हो रही है, ये गलत है, ये भी गलत है। अब ए और बी में से आंसर होगा, ये बात समझ आ गई है? जी सर। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट। बताइए मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या एल्युमिनियम का? किसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम का। तो लिहाजा ये दो में तो ये सही है, यहाँ भी तकरीबन ज्यादा ही है। अब लड़ाई होगी सिलिकॉन और फास्फोरस के दरमियान। बताइए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है,
एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, ये गलत है। ये देखें, ये सही है, तो इसका आंसर बी सही हो गया। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? जी सर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है, सीसियम एंड बेरियम आर इन पीरियड 6। बेटा एक चीज बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अपना स्टेमिना बनाएंगे 40 क्वेश्चन का। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आप 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की, मेरे साथ आप 40 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मेरा भी दिल, कभी वाइफ आगे कहती है खाना खा लो, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, कभी दिल चाहता है गाय बकरे में चले आओ मेरा, कभी दिल चाहता है टीवी देख लो, छुट्टियां हैं। लेकिन मैंने अपने आप को लाजिम किया हुआ है ताकि मेरा स्टेमिना बने। बेटे आपने इसी तरह से पूरे 40 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं, इसके बाद दोबारा एक 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप 80 क्वेश्चन करेंगे, आपके 40 क्वेश्चन 110% सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, सीसियम एंड बेरियम आर इन पीरियड 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच रॉ इज करेक्ट? बताइए, पीरियड 6 की बात हो रही है, तो आपको पता है ना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, आपको ये बात पता है ना बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता जाता है। तो बताइए, सीसियम बड़ा होगा या बेरियम? सीजियम बड़ा होगा। सीसियम बड़ा होगा। मोर पॉजिटिव, लेस रेडियस। मोर पॉजिटिव, लेस रेडियस। अब आप बताइए, बेरियम सीजियम किसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? बेरियम। तो बेरियम में ज्यादा होंगे मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेरियम में। तो बेटा कौन सा आंसर सही हुआ इसका? सी। सी आंसर बेस्ट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए, कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था नाइट्रेट का। अब ये कह रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट विल डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू गिव अ व्हाइट सॉलिड एंड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमने कुछ नहीं सोचना, हमने इक्वेशन बना देनी है। एक बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बनेगा 2NO2 और एक बनेगा हाफ ऑक्सीजन। अब ये कह रहा है कि 29.7 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट, और आपको कुछ भी नहीं दे रहा, कह रहा ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होगी। देखिए बेटा, मैं कैसे कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। आप मुझे बताइए, मैंने लिखा यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या आप इसका एमआर बता सकते हैं बेटे? आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको एमआर आ जाएगा बेटा। बताइए मैग्नीशियम नाइट्रेट का एमआर। बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट का एमआर 148.3। 148.3 बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा, ऑक्सीजन का बताएं कितना होगा? यहाँ 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 148.3 लिखा, यहाँ 29.7 लिखा, यहाँ एक्स लिखा। बताइए बेटा आंसर क्या आएगा एक्स? सर एक क्वेश्चन था, हम बोलो बेटा। ऑक्सीजन का 16 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना? नहीं ना, देखे ना, हाफ O2 है ना, हाफ O2, तो हाफ O2 का 2 कैंसिल हो गया, खाली O बचा, OH16। नहीं, लेकिन अगर सिर्फ हाफ O2 ना हो और O2 हो तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। अगर O2 होता तो 32 लिखते हैं हम। ठीक है सर। ठीक है, चलो बेटा बताओ क्या आंसर आएगा? सर इस बोलो बेटा। हाँ सर, इसका आंसर आ रहा है 3.204। 3.2, ये सबसे आसान मेथड है। अगर आपको इससे आसान
कहीं से भी मालूम चलता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। सर एक सेकंड ऊपर कीजिएगा। ये लो बेटे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। Which row shows the trend in the non-name properties going down the group 2 nitrate? अच्छा जी बताइए, ग्रुप 2 नाइट्रेट कल भी हमने यही डिस्कस किया था। एक है ब्रिलियम नाइट्रेट, एक है बेरियम नाइट्रेट। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। बोलो ये जुमला सही है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा अब ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस मेजर रूम कंडीशन व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनर्जी सॉलिड थर्मल डिकम्पोज। वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, सर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होगा ना? प्रोड्यूस आप कह रहे हैं डिक्रीज होगा, क्यों बेटा? सर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो बनेगी वो कम हो जाएगी। कम होगी, शाबाश शाबाश। तो भाई इसका मतलब है बी आंसर सही है। जहांगीर जबरदस्त बात कह दी, जबरदस्त बात कह दी। अब ये क्वेश्चन बड़े मजे का है 21। अब सर 21 एक और समझा दें। देखो मेरी बात सुनो, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है डाउन द ग्रुप? इंक्रीज होती है। तो भाई इसका मतलब है गैस कम में प्रोड्यूस होगी। जब स्टेबल हो रहा है तो डिकम्पोज देर से होगा, देर से होगा कम गैस निकलेगी। हाँ मेरा बेटा उरेन, बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। ठीक हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है। X, Y, and Z are three aqueous solutions. Equal volume of pairs of the solutions are mixed and observation noted. X mixed with Y shows no reaction. X, अच्छा जी देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जब आप X को Y में मिला रहे हैं तो नो रिएक्शन, X को Z से मिला रहे हैं तो फौरन रिएक्शन हो रहा है, Z को Y से मिला रहे हैं तो नो रिएक्शन। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा अब ये देखो, मुझे तो Y समझ, ये समझ आ रहा है Y वाला जिसमें ये लिखा HBr। देखो ये I2 है और ये Br माइनस है। बताओ क्या ये रिएक्शन होगा? हैलाइट मैंने कल भी नहीं ये बात बोली सर। थी। देखो तुमको अंदाजा होना चाहिए कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ग्रुप 2 का न्यूमेरिकल आ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी आ रही है, ये हाइड्रोजन का ये रिएक्शंस आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन आ रहे हैं। ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। हैलाइट शुड बी बिलो द हेलोजन। तो भाई ये नहीं होगा, बी में आ जाइए। बताइए बेटा ये होगा? नहीं सर। ये भी नहीं होगा। अच्छा अब देखिए तीसरा है Br2। सर सवाल है, क्या वहाँ बेटा पे लिखा बोलो? हुआ है कि Z with Y shows no reaction। Z मिक्स विद Y नो रिएक्शन, बिल्कुल सही है। सर तो B में हमारा वो सही नहीं है कि हाँ जब तो Z हम, और Y मिक्स हो गया हाँ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये रिएक्शन नहीं होंगे। तो ये तो है तो दोनों सही, लेकिन ये नहीं होंगे, ये क्रॉस का मतलब है कि नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। वो भी तो यही कह रहे हैं, हमारी और उसकी बात मैच हो रही है। स्टेटमेंट सही है यानी ए और बी करेक्ट है। अच्छा अब ये देखिए बेटा, इसका बताइए, सी का बताइए। सर Br2 होगा। ये होगा।
तो इसके बारे में सोचना ही गलत है। अब आप देखें Br2 प्लस Br माइनस, ये भी होएगा, ये एक ही बात है, ये क्या बदतमीजी कर दी इन्होंने। तो ये भी सोचना बेकार है। अब ए और बी में से आंसर सही होना चाहिए, ए और बी में से आंसर होना चाहिए। अब आ जाइए Br2 और I2 को मिलाते हैं। बताइए क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे? नहीं सर। नहीं। इसी तरह से Cl2 प्लस I2 ये रिएक्ट करेंगे? नहीं सर। ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए, आपके पास बचता है एक्स और जेड। खाली एक्स और जेड से आप बता सकते हैं बेटा, और कोई तरीकाकार नहीं है बेटा। Br2 और Br, बेटा एक्स और देखें बेटा, एक्स जेड ये दोनों रिएक्ट कर रहे फौरन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि दोनों ब्रोमीन है। बी की बात कर लेते, यहाँ Cl2 है, यहाँ Br माइनस है। बोले ये रिएक्ट करेगा? जी सर, नहीं। जी सर, करेगा। करेगा, हेलाइड नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ बी ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि उसने Br2 को HBr के साथ ये करा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो जाएगी। तो सर HBr और Br2 मतलब वो कुछ फॉर्म होएगा? वही चीज बन जाएगी। हमें लगेगा रिएक्शन ही नहीं हो रहा, बेवकूफी होगी ना। पानी को पानी में मिला के एक बंदा नाचा है, मैंने रिएक्शन किया है, हम कहेंगे भाई तुमने क्या किया है पानी को पानी में मिला के। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो HBr और Br2 को मिलाएंगे, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है नई चीज बनना। अब 22 है बेटा, एन एक्सिस ऑफ क्लोरीन गैस इज बबल इनटू हॉट। ये देखिए KOH के अंदर डाला है। क्या चालाकी के साथ इसने NaOH की जगह KOH लिखवा दिया? बताइए हॉट है या ये कोल्ड है? हॉट है सर। हॉट है हॉट है सर। बेटा। तो बेटा इसके अंदर आपको मालूम है ना, NaCl बनेगा, नाक्लो बनेगा और वाटर बन जाएगा। सर 3 बनेगा ना, नाक्लोड बनेगा। बिल्कुल सही बात है मेरा बच्चा, बिल्कुल सही है, शाबाश। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 22 का? सर बी। सर बी सही होता है। तो अभी तक आपने अंदाजा लगाया है कि कुछ क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं। 23, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन act as pollutant in the earth atmosphere in a number of different ways. 3 statements about the oxide of nitrogen are listed. पहला है they react with oxygen and form and water vapor to form nitric acid. चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या ये जुमला सही है। NO2 प्लस वाटर क्या बना रहा है ये? HNO3 और HNO2। चेक करिए क्वेश्चन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस लग रही है मुझे। तो बेटा 1 स्टेटमेंट सही हो गई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। नंबर 2, दे रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। बताइए क्या NO और NO2 फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं? जी सर, लेकिन वो तो कार्बन VOC के साथ। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, VOC के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ थोड़ी करते बेटे। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। इसका मतलब है डेफिनेटली सी आंसर सही। बेटा VOC अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये मिलके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। पेन बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक। सर VOC क्या होता है?
बेटा अनबर्न हाइड्रोकार्बन फ्यूल ठीक है गया सर। इंजन में वेपोराइज हो गया पर बर्न नहीं हुआ, यानी आपने ठीक है पानी सर। डाला, पानी वेपर बन गया, बर्न नहीं हुआ। ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सी भी देख लेते हैं। दे कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, जी बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड में NO2 मिलता है, ये SO3 बन जाता है और NO बन जाता है। फिर ये NO ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, NO2 बन जाएगा, ये कैटलिस्ट है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, which reagent when mixed with ammonium sulfate and then heated, अमोनिया निकलेगी, तो बेटा ये है सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड है सी। कोशिश करते हैं इसकी इक्वेशन बनाने को, ये है अमोनियम सल्फेट, क्या डाला है आपने इसके अंदर, NaOH की जगह CaOH, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, अमोनिया बनेगी और 2 पानी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 25, 2 हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, रिएक्ट सेपरेटली विद क्लोरीन यूवी लाइट के साथ, इन ईच रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रखकर, विच चॉइस करेक्ट। बेटा ये कह रहा है आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन दैट कैन ऑल्सो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, किसमें डबल बॉन्ड है ये पूछना चाह रहा है, किसमें डबल बॉन्ड है, इनके स्ट्रक्चर बना ले बेटा। ये रहा सी, ये रहा डबल बॉन्ड सी। सर गिन लेते हैं ना सारे, क्या बेटा दोबारा बोलिएगा। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा। हाँ आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये CnH2n है वैसे कर लें। चलिए इसको वैसे कर लेते हैं, बताएं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आ जाइए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नहीं होगा, ये होगा, तो बेटा ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये कह रहा टर्मिनेशन स्टेज, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे सेकेंड वाला। तो बनेगा, तो बताइए पहला वाला आपने क्यों गलत कहा, बताइए ए क्यों गलत कहा बेटा आपने। बेटा आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा सही होगा। बेटा बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर वो पहला वाला होगा। दूसरा वाला क्यों गलत होगा। सर उसमें अल्कीन यूज हो रही है ना टर्मिनेशन में। A termination stage of the free radical substitution of the saturated hydrocarbon. A termination stage of a free radical substitution of the saturated hydrocarbon. तो बताइए इन दोनों में से सैचुरेटेड कौन सा, ऊपर वाला है ना, जी ये सर। सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है इसलिए ये गलत है, ये अनसैचुरेटेड है। इसलिए ए आंसर सही हो गया। अब आ जाइए 26, बेटा ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
बताइए क्या इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है? जी सर। 2 सिस ट्रांस ये आ गए। बताइए इसके अंदर ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है, और इसमें कोई कायरल नहीं है। इसका मतलब है 2 की पावर 1 2 तो ऑप्टिकल सर बी आइसोमर। आंसर होगा ना। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए बेटा इसके? 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। 4 हो गए। 4 हो गए। तो 4 आइसोमर। तो इसका आंसर 26 का। सर जी बेटा बोले। सर ये ऑप्टिकल सर। आइसोमर 2 कैसे हो गए? देखिए बेटा क्या इसके अंदर कायरल है? कायरल का जी मतलब है सर। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गई बात। सर चलिए अब कुछ क्वेश्चन है 27। कह रहा है इस। सर जी बेटा बोले। सर इस ऊपर वाला जो सवाल है उसमें आप वापस से बता दें कि ए गलत क्यों थोड़ा। बेटा उसने लिखा है सैचुरेटेड, तो ऊपर वाला सैचुरेटेड है, बी वाला अनसैचुरेटेड है। सर अगर सैचुरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो नहीं होगी ना। नहीं होगी, जब तो मैंने आपको ए सही कहा है। ए में जो यहाँ लिखा है ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसका टर्मिनेशन इसने जो है ना वो सैचुरेटेड का पूछा, तो ये सैचुरेटेड का है। अच्छा इन ठीक है दोनों का कोई लिंक नहीं है, ठीक है ठीक है इनका सर। इससे लिंक है, इसका नहीं। चलो बेटा अब है क्वेश्चन नंबर 27। Structure and stereoisomer should be considered when answering this question. A mixture of 1-chlorobutane and 2-chlorobutane is heated with an excess of NaOH in ethanol. How many different organic molecules will be produced? अब जरा गौर से सुनिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ 1-chlorobutane ये रहा, देखें इधर ये रहा 1-chlorobutane, इसमें आपने डाला है NaOH और डाला है इथेनॉल के साथ। बताएं क्या बनेगा? एल्कीन। एक अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा है 2-क्लोरो, इससे बनेगी 2 अल्कीन, एक ये बनेगी, एक सिस होगा, एक ट्रांस, एक बनेगी अल्कीन यूं, इससे खाली एक ही बनेगा। बोलो बेटा ये जो मैंने पूरा 27 का नक्शा खींचा है, बात समझ आ रही है? तो सर सिस और ट्रांस हमें हमेशा अलग अलग काउंट करने होंगे। अलग अलग काउंट करेंगे, तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। 3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा ये बात समझ आ गई है? सर वो ऊपर वाला काउंट नहीं करेंगे? वो और 3 सेम ही तो है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर तेजी के साथ होते हैं। इसमें इसने पूछा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए आपने फौरन करना है, ये सी है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, ये खाली सी है, ये खाली सी है, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2। आप खुदा के वास्ते देखें ये CH देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको स्लो करता हूँ। ये कार्बन है, इसमें 2 डंडियां बनी है, 2 बाकी हैं, CH2। मैं इसको स्लो कर रहा हूँ। ये कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड बने, 2 बाकी हैं, CH2। ये कार्बन है, इसमें 3 बॉन्ड बने हैं, 1 बाकी है, CH। ये कार्बन है, इसमें 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बाकी हैं, इसमें भी 2 बॉन्ड बने, 2 बाकी हैं, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, 1 बाकी है, इसके अंदर 4 बॉन्ड है, 1 भी नहीं है हाइड्रोजन, इसके अंदर 1 बॉन्ड बना है, 3 बाकी हैं। चलो बेटा जल्दी से कार्बन काउंट करके मुझे बताओ कितने कार्बन आ रहे हैं? 19 सर। 20 आपने कहा। 20
20 तो है ही नहीं इधर। 19 सर 19 19 19। अब हाइड्रोजन फैसला करेगा बेटा। ट्वेंटी सिक्स है तो डी आंसर है, 28 है तो ए। सर 26 है, डी आंसर है। आप कह रहे हैं 26। बेटा 2 4 4 5 6 7 8 9 सर 28 है। 28 है भाई, 28 है, 28 है। O2 ए आंसर करेक्ट है। अच्छा सर, वो मैंने कोने वाला नहीं देखा, तो वो एच वाला एच। सही हो गया, कोई मसला नहीं। अब ये कह रहा है, देखें, ये कह रहा है आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर दे दिए इसके, गौर से सुनिएगा। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। फर्क से डबल बॉन्ड की पोजीशन का है, यहाँ या यहाँ। यहाँ तो अल्फा, यहाँ तो बीटा। अब ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ दीज टू फाइनीन्स रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड केमिलोफोर। बताइए, हॉट केमिलोफोर डालने से रिंग टूटेगा? ये देखिए, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ बेटा, गौर से देखिएगा। जी सर, टूटेगा। ये देखिए बेटा, मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, ये यहां से टूटेगा। ये आ गया टूटा हुआ। बताइए, इसने डिस्लेशन तो नहीं की हुई ना? नहीं, नहीं सर। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा। मैंने ये कंपाउंड बना दिया। अब इसको करेंगे, इस वाले को, तो क्या बनेगा देखें गौर से। एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और एक क्या बनेगा गौर से देखें, ये O आ गया। बजाय देखने में इतना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, अटेम्प्ट किया तो ये इतना आसान हो गया। तो बेटा ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब इसमें देखिए कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है। बेटे आपको मेरी आवाज आ रही है, बात समझ आ रही है? 3 ऑक्सीजन इसमें, 3 ऑक्सीजन इसमें। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन इसमें, 2 ऑक्सीजन इसमें। ए आंसर इज करेक्ट। बोलो, क्या मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। कितने मजे से मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक आइन कंटेनिंग अ कार्बन एटम विद अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन एनाइन। बिल्कुल सही है। और पॉजिटिव हो तो कार्बोकेटाइन। द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन। बेटा ये बनेगा 1 ब्रोमोब्यूटेन पे कार्बोकेटाइन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बताइए। SN2 2 स्टेप रिएक्शन होता है ना बेटा? ऐसे ही है ना? नहीं सर, सिंगल स्टेप। ठीक है जैनब, आपके अलावा जहांगीर आप बताइए, SN2 सिंगल स्टेप है या 2 स्टेप रिएक्शन है? सिंगल स्टेप। सर जैनब डबल स्टेप है ना? आप ये देखें, 2 बातें आ गई हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसने कहा 1 ब्रोमोब्यूटेन SN2 दे रहा है, तो SN2 में क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। SN2 में पहले आप क्या करते हैं, ये OH अटैक करेगा इधर से, तो भाई मुझे एक बात बताइए, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो सिंगल स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ ना जैनब? जैनब आपने क्या कहा था बेटा, 2 स्टेप 1 स्टेप? सर 1 स्टेप। क्यों बेटा आपने 1 स्टेप क्यों कहा? सर बिकॉज वो
ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना उसमें सारे वो ट्रांजिशन बहुत स्टेट, देखो मेरी बात सुनो, ट्रांजिशन स्टेट तो उस सूरत में बनेगी ना कि जब जो है वो बैक साइड से अटैक, तो दो बातें अलग अलग हो रही हैं इधर, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं बेटा, आइए इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो इसमें आपने डाला OH। पहले स्टेप में बताइए इसका बैक साइड से अटैक पॉसिबल है? नहीं सर। हाँ सर। बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा Br, ये रहा OH माइनस, ये रहे 2 हाइड्रोजन, और ये आ गया C3H7। अब ये Br निकल जाएगा और ये बन जाएगा। जैनब आपने कहा था सिंगल स्टेप, तो ये तो जुमला सही है, बिल्कुल आपने सही कहा था, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब बताइए पहले स्टेप में क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। क्या ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पे कर रहा है? जी। जी सर, तो आंसर ए है। तो ए आंसर सही हो गया। बेटा हेटेरोलाइटिक तो हो सकता है, हेटेरोलाइटिक, लेकिन वो तो उस सूरत में होगा ना, ये तो उस सूरत में हेटेरोलाइटिक होगा जब SN1 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फर्स्ट स्टेप में तो बॉन्ड, भाई एक ही स्टेप का रिएक्शन है, उसके अंदर जो है, अच्छा ये देखिए कार्बन एनाइन लिखा है, कार्बन एनाइन तो होता ही नहीं है, बी गलत हो गया बेटा। फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल तो पहले अटैक कर चुका है, तो लिहाजा ये सारी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, 2 chloropropane and 2 bromopropane react separately with aqueous NaOH. Which raw is correct? गौर से सुनिएगा। 2 chloropropane 2 ब्रोमो, बताइए किसका बॉन्ड वीक होगा? कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन? कार्बन ब्रोमीन। कार्बन ब्रोमीन, तो फास्टर किसका हुआ? कार्बन ब्रोमीन। तो इसका मतलब है COD सही होगा, तो इसका मतलब है डी आंसर सही होगा, कार्बन ब्रोमीन इज वीकर देन कार्बन क्लोरीन। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, सही से पढ़ा है, तो आप तो डायरेक्ट ही आंसर कर लेंगे। अब आ जाइए 32 पे। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये दिया हुआ है, कह रहा है एक्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। कह रहा है ऑल ऑफ द ब्रोमीन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन। ये देखिए सब जगह OH कह रहा है लगा दो। अब ये कह रहा है ब्रोमीन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द प्रोडक्ट Z इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ Y। सर डी होगा आंसर। डी होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बताएं कीटोन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक? ये तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल हैं। जी कीटोन बनेगा सर। जी कीटोन सर बनेगा, सॉरी, फर्स्ट डिग्री पे बनता है है ना? कार्बोक्सिलिक। तो जी सर। सेकेंड डिग्री पे कीटोन बनेगा, तो Y सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सही है, ये भी सही है, A सही है। बोलो बेटा ये बात समझ आ रही है? जी सर। अब आ जाओ 33। साइक्लोहेक्सेनॉल इज कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन 1,2 ये ठीक है। वाया 2 स्टेप सिंथेसिस दैट प्रोसीड वाया इंटरमीडिएट Q। चलिए जी आपने बताइए, इधर एक और OH आ रहा है, बताइए क्या करें कि OH आ जाए?
क्या डिहाइड्रेशन होगी? मेरा दिल कह रहा है डिहाइड्रेशन कर लें। ये देखें, फिर कोल्ड KMnO4 डाल दें, इधर H2SO4 डाल के हीट कर दें। तो सर एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन होती है? हाँ, एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है सर। तो बेटा ये डिहाइड्रेशन हो गई, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीडेशन। तो 33 का फिर ए आ रहा है। अब आ जाओ 34। 3 tests were performed on an unknown organic compound. What is the organic compound? What is the organic compound tested? ठीक है, बताइए। अगर ऑरेंज PPT आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टॉलेंस रिएजेंट डाला है, इसका मतलब है सर कीटोन। कीटोन हो गए। कीटोन है। ये गलत हो गया, ये एल्डिहाइड है, इसलिए ये कीटोन है, ये सही है। ये एल्डिहाइड है, ये गलत हो गया। ये कीटोन है, ये सही हो गया। आप ये कह रहा आइडोफॉर्म, सर डी आंसर है। तो बेटा डी आंसर गलत है। ये सर, भी। आइडोफॉर्म देगा, ये आइडोफॉर्म देगा। मिथाइल कीटोन है ये मिथाइल कीटोन है। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए उसने आयोडीन लगा दिया उधर। बोलो बेटा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सर लेकिन डबल बॉन्ड O के साथ भी तो मिथाइल है। इधर कहाँ लगा? डी में मिथाइल कहाँ है? ओ अच्छा सॉरी। मिथाइल है। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन है 35। ब्यूटेनोन एंड HCN मिक्स विद अ लिटिल KCN रिएक्ट टुगेदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH3। अब ये कह रहा है कि CH3 the pi bond pair of C double bond O except H positive। बेटा ये तो स्टेटमेंट गलत लग रही है। पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास जाता है, ये गलत है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। यहाँ साइनाइड लग चुका है। The pi bond pair from cyanide attack the carbon positive। सर पाई बॉन्ड तो नहीं होता ना? नहीं लोन होता, पे। लोन पेयर होता है। बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। लोन पेयर होना चाहिए। अब सी है द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एक्सेप्ट H positive from HCN and then cyanide act as a nucleophile। नहीं सर गलत है। पहले ये से गलत है, बिल्कुल गलत है। लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एक्सेप्ट H positive from HCN and ये क्या, ये पहला जुमला सही लग रहा है? नहीं सर, वो ऑर्डर उसका गलत है। ये बाद में होता है ना? then cyanide act as a nucleophile। तो पहले ये होगा, बाद में ये होगा, इसलिए ये गलत हो गया। सर डी आंसर है। तो भाई डी आंसर होगा। लोन पेयर फ्रॉम साइनाइड अटैक ऑन कार्बन। जी हाँ, इसकी तरतीब चेंज कर दी इसने। अब 36 पे आ जाइए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड P। P can be formed by reacting together two organic compounds in the presence of a suitable catalyst। Which pair of compounds could react together to produce 5 मिनट लगेंगे बस to produce P। चलिए जी, आपने P बनाना है तो आसानी से हम काम करेंगे। ये है इथेनॉल और ये है प्रोपेनोइक एसिड। बताइए अब कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सी।
जी सर। सी सी होना चाहिए। कितने मजे से हमने कर लिया। अब आ जाइए 37। 37 द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन। विच कंपाउंड प्रोड्यूस फेनोलिक एसिड व्हेन। अच्छा जी, बताइए HCl डालने से क्या 1 में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इथेनोइक एसिड। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। क्या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है HCl से? हाइड्रोलिसिस हो सकती है? नहीं सर। नहीं। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एस्टर की हो सकती है। तो 2 और 3 सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। सर ये वापस समझा सकते हैं? देखो बेटा, मैंने लास्ट टाइम हाइड्रोलिसिस बड़ी डिटेल में कराया था। मैंने कहा था हैलोजन एल्केन की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एस्टर की हो सकती है, अमाइड की हो सकती है। एल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन हो सकती है। क्या मेरी बात जी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, 38 कह रहा है व्हेन ब्रोमो इथेन इज हीटेड विद NaOH इन इथेनॉल विच टाइप ऑफ रिएक्शन अक्कर। बताइए क्या अल्कोहलिक डालने से सर एलिमिनेशन होगी ना, अल्कीन बनेगा तो। अल्कीन बन जाएगा? क्या बच्चों वाला सवाल दिया, बहुत आसान। एलिमिनेशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये है PMMA इज अ रिजिड पॉलीमर। द रिपीट यूनिट ऑफ PMMA is shown. Which monomer is used to make PMMA? सर डी है ना, वहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, आपने क्या करना होगा, इसी को लिखना होगा। ये देखें यूं, इसको किया, ये देखें आ ही नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, यूं लिखेंगे CH3 CO2 CH3 और डबल बॉन्ड बीच में बनाएंगे। बोले कौन कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी। बिल्कुल डी है। ये CH2 ये CH3 बिल्कुल सही है, डी। अभी तक हमें कोई मुश्किल नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा, अ सैंपल ऑफ गैलियम कंटेन्स 2 आइसोटोप्स ओनली। अच्छा, इन एवरी 10 एटम्स इन द सैंपल देयर आर 6 that have 38 neutrons and 4 that have 14 neutrons. What is the relative atomic mass AR of the gallium in the sample? ठीक है जी। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। गैलियम का सिंबल होता है Ga। ठीक है। इन एवरी 10 एटम्स इन द सैंपल देयर आर 6। ये 6 है, 10 में से 6, 10 में से 4। तो गैलियम के न्यूट्रॉन है बेटा, निकालना जरा इसका एंड है N4 है 14 न्यूट्रॉन, इसका 38 है। न्यूट्रॉन तो लिखते ही नहीं है। बताइए, आप गैलियम के प्रोटॉन बता सकते हैं बेटे? 31 सर। 31। आप कह रहे हैं गैलियम के 31 प्रोटॉन है, इसके भी 31 प्रोटॉन है। तो बताएं इसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 38 प्लस 31, इसका क्या होगा बेटा? इसके 14 न्यूट्रॉन है। 40 प्लस 31, बताओ बेटा ये क्या समझ आ रही है क्या किया है मैंने बेटा? 69। ऊपर वाला कह रहा है 69, नीचे वाला क्या आ रहा है बेटा? फिर 71। 71, नीचे वाला 31। अब AR निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। इसकी परसेंटेज अब अच्छा दिया तो है। 69 वाला कितना है? 6 है इसकी अबेंडेंस, है ना बेटा? सर और 6/10। नहीं, मेरी बात गौर से सुना। 6/10 नहीं करते, मैंने आपको याद है एक कराया था। इसका कितना है? इसका 4 है, डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। बताइए यार क्या आ रहा है बेटा? 69.8। 69.8। बोलो क्या ये बात समझ आ गई है?
जी सर। जी सर देखो आगे। देखो देखो, हिम्मत नहीं हारना। कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, हिम्मत नहीं हारना, उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा मैं अभी क्लास खत्म करके फौरन आप ज्वाइन करेंगे, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 1:2 2:2 2p6 की टेक्निक सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी बेटा बोलें। सर आप एमसीक्यू की क्वेरी वाली क्लास कब लेंगे? बेटा देखें, मैं आपकी ईद पर भी क्लास लूंगा, आप ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास गलती से मैंने अभी प्रैक्टिकल छोड़ दिए हैं, प्रैक्टिकल की क्लास में ईद वाले दिन लूंगा आपकी। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। मैं दोबारा ज्वाइन करने को कह रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आसान तरीका सिखाऊंगा बेटा।